का जो डिस्कशन है ना वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 विच इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। कंसोलिडेशन का आप इसको सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल सकते हो। कंसोलिडेशन में 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, AS 21, 23 एंड 27। AS 21 कवर करने के बाद ही AS 23 पढ़ा जाता है और फिर AS 27 पढ़ा जाता है। तो आप भी पहले AS 21 पढ़ लेना, उसके बाद ही AS 23 को हाथ लगाओगे। इन AS 21 वी लर्न हाउ टू कंसोलिडेट ए सब्सिडियरी, कैसे हम लोग उसका असेट लायबिलिटी सब कुछ को लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, इनकम एक्सपेंस सब कुछ को लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, गुडविल निकालते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, सब कुछ हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक एसोसिएट को, सब्सिडरी नहीं, एक एसोसिएट को कैसे कंसोलिडेट किया जाता है। पहला पैराग्राफ है कि एक एसोसिएट होता कौन है। द आंसर इज एसोसिएट इज एन एंटिटी वेयर द होल्डिंग या फिर इन्वेस्टर, दो नाम निकलेगा मेरे मुंह से, हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सब्सिडरी होने से होल्डिंग के पास कंट्रोल होता है सब्सिडरी के अंदर। मोर देन 50% का वोटिंग राइट अगर आपके पास है तो कंट्रोल आ जाता है। लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस थोड़ा कमजोर, कंट्रोल से थोड़ा वीक टाइप का समझ लो स्टेट है। तो सर क्या होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? आंसर इज पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सिंपल डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट। तो सर कंट्रोल क्या है? पावर टू डिसाइड। हम ही डिसीजन लेंगे, दैट इज कंट्रोल। डिसीजन जब होगा तो मेरा भी सुना जाएगा, दैट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कहा जाता है AS 23 में कि ये मान लिया जाता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज देयर इफ द इन्वेस्टर होल्ड्स 20% और मोर वोटिंग राइट इन द इन्वेस्टी। अगर ए का बी लिमिटेड में मान लो 25% का वोटिंग राइट है तो नॉर्मली ये मान लिया जाएगा कि बी इज एन एसोसिएट, ए इज द इन्वेस्टर, प्रोवाइडेड या फिर अनलेस अदरवाइज प्रूवन। अनलेस अदरवाइज प्रूवन मीन्स अगर 25% स्टेक होने के बावजूद कोई ये प्रूव कर दे या खुद ही इन्वेस्टर ये प्रूव कर दे, नहीं भाई मेरे पास स्टेक तो है पर मेरे पास पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, तो फिर 25% होल्डिंग होके भी वो बेकार है। मान लिया जाएगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो सामने वाला एंटिटी यानी बी लिमिटेड एसोसिएट नहीं है, यानी कि AS 23 का कंसोलिडेशन नहीं होगा। दैट्स इट। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। काउंटर आर्ग्यूमेंट एक तो और पैराग्राफ भी है कि अगर इन्वेस्टर के पास 20% से कम का वोटिंग राइट है तो ये मान लिया जाता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कि नहीं, भले वोटिंग राइट तो 12% का, स्टेक तो 12% है, पर मेरे पास पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि भाई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बी लिमिटेड एक एसोसिएट है, ए लिमिटेड एक इन्वेस्टर है और कंसोलिडेशन एज पर AS 23 होगा। तो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज स्टेक नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, उसमें ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का जो डिस्कशन मैंने किया वो वाला नहीं होता। सिंपल बोल दिया जाता है भाई मेरे पास 30% होल्डिंग है, चलो AS 23 क्या बोलता है करके दिखाओ। तो आप मान लेना कि भाई 30% होल्डिंग है और कुछ बोला नहीं है, तो सामने वाला यानी बी लिमिटेड मेरा एक एसोसिएट है, हम AS 23 फॉलो करके उसको कंसोलिडेशन करेंगे। इज इट ओके? अब आइए हम लोग सेकेंड वाले पैराग्राफ में चलते हैं। क्या कहता है ये वाला पैराग्राफ? ये बोलता है कि कोई भी एसोसिएट होगा, अगर आपको उसको कंसोलिडेट करना है, जो कि करना ही पड़ेगा, अगर होल्डिंग के पास कोई भी इन्वेस्टर के पास एक एसोसिएट के अंदर भी मान लो 30% का होल्डिंग है, तो आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, इक्विटी मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक ही मेथड है, दैट इज इक्विटी मेथड, जो आपको अप्लाई करना है। तो सर क्या करना है इक्विटी मेथड में, मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगा। टोटल A नंबर से लेकर के M नंबर तक, मतलब A B C D E F G H I J K L M 13 पैराग्राफ्स हैं। 90% ऑफ द पैराग्राफ्स आर थरोली इन्फ्लुएंस्ड बाई AS 21, जो कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडरी है ना, उससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला सब्सिडरी का कंसोलिडेशन पढ़ने के बाद ही 23 पढ़ना चाहिए। तो बहुत सिमिलर पैराग्राफ मिलेंगे। बाकी जो मेन पैराग्राफ है ना A B C D E में कंप्लीट हो जाएगा।
बाकी एफ जी एच आई जे के एल एम जब पढ़ेंगे तो आपको रिपीट 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 लगेगा। डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। तो सर करना क्या इक्विटी मेथड में? सबसे पहला पैराग्राफ, सब्सिडरी कंपनी का लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन नहीं होगा, यानी एसोसिएट कंपनी का। अगर मेरे मुंह से आज पढ़ाते वक्त सब्सिडरी सब्सिडरी निकल जाए, घबराना मत, मैं एसोसिएट बोल रहा हूं। तो आप क्या पकड़ो ना बेटा, आप ये पकड़ो कि ए लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है, बी लिमिटेड एक एसोसिएट है, और ए के अंदर बी में, माने बी के अंदर ए का 30% का स्टेक है। बी के अंदर ए ने 30% का स्टेक खरीद रखा है, और स्टेक मान लो खरीदा है 1/4/21 को। ओके, तो सर क्या करना है बताइए? कुछ नहीं, पहला पैराग्राफ, इक्विटी मेथड फॉलो करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट है ना, जितना रुपया में भी आपने खरीदा है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट पहली बार उतना ही रुपया में लिख देना है जितने में आपने खरीदा है। इक्विटी मेथड का पहला पैराग्राफ कि इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ही लिखना है, पहला पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, इसके हिसाब से पैराग्राफ नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने हिसाब से बोल रहा हूं। सेकंड डिस्कशन, एक मिनट में थोड़ा इसको मिटा दूं। सेकेंड डिस्कशन, ठीक उसी दिन गुडविल कैलकुलेट कर लेना है जैसे अपन लोग कंसोलिडेशन में सब्सिडरी वाले में करते थे, इन्वेस्टमेंट माइनस प्रोपोर्शनेट इक्विटी। मतलब मान लो हम लोगों ने 30% स्टेक खरीदा 4 लाख रुपया दे करके, ठीक है, और उस दिन सब्सिडरी कंपनी का हम लोगों ने नेटवर्थ निकाला या नेट असेट निकाला या इक्विटी निकाला या कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस निकाला, वो था 10 लाख रुपया का। हम लोग उसका 30% स्टेक खरीदे तो इंटू 30% कर दिए 3 लाख रुपया। 3 लाख का माल हमने 4 लाख रुपया में खरीदा तो 1 लाख रुपया का गुडविल का पेमेंट किए। ये आपको वर्किंग कर लेना है, कर लिए। सेकेंड पैराग्राफ को क्लोज कर रहा हूं। पहला पैराग्राफ था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इक्विटी मेथड बोलता है कि इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट दिखाना है। दूसरा पैराग्राफ, गुडविल निकाल लेना है और गुडविल को इनर कॉलम में, जहां पे इन्वेस्टमेंट का नोट्स बनता है ना, नोट्स ऑन अकाउंट्स, वहां पे इनर कॉलम में लिख देना गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख। गुडविल आउटर कॉलम में नहीं जाएगा। ये डिफरेंस है, समझो, कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडरी और कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट में। गुडविल इनर कॉलम में आएगा और इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपया में ही लिखा जाएगा। अब आइए तीसरा पैराग्राफ। इसके बाद एसोसिएट जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड कमाता है, जिसको आप बोलते हो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मान लो 21-22 का साल कंप्लीट हुआ और एसोसिएट ने मान लो 2 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाया। कितना रुपया का बोला मैंने बोला 2 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाया। सर क्या करना है? 2 लाख को 30% से मल्टीप्लाई कर लो। सब एसोसिएट कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, माइंडेड, क्योंकि हम लोग का इक्विटी में होल्डिंग है, 30% इक्विटी हम लोग होल्ड करते हैं, तो 2 लाख का 30% निकाल लो, 60,000 रुपीज। वो 60,000 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऐड कर दो और इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर दो। मतलब एक जनरल एंट्री मार दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। तो सर पहला एंट्री हुआ था इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4 लाख रुपीज। दूसरा एंट्री हो रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 60,000 रुपीज, और यही इक्विटी मेथड बोल रहा है AS 23 में। यस, तो सर अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 4,60,000 हो गया है, करेक्ट। बस इस तरह से जब जब एसोसिएट कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, आप इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को बढ़ा देना और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को बढ़ा देना। जब जब उसको लॉस होगा एसोसिएट कंपनी को, अपना 30% निकाल करके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा देना और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस लिख लेना, लॉस फ्रॉम एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये करते रहना है। मतलब एसोसिएट प्रॉफिट अगर कमाता गया तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा, और एसोसिएट को अगर लॉस होता गया तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऐसे 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 करके कम होता जाएगा। एसोसिएट को अगर लॉस होता गया तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। ये मेन इक्विटी मेथड का मेन पैराग्राफ है। तीसरा पैराग्राफ, अगर एसोसिएट कंपनी ने कभी भी डिविडेंड आपको दिया, आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना।
जैसे ही आपको डिविडेंड मिला आप इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम कर दीजिएगा, प्री पोस्ट करना ही नहीं है, और मिलेगा तब करना। डिक्लेरेशन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग इन्वेस्टर एज 23 में नहीं करता। जैसे डिविडेंड आपको मिला आप एक एंट्री मार लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर 2 जर्नल करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। P&L में यहां इन्वेस्टमेंट, P&L में यहां पर डिविडेंड नहीं जाता। डिविडेंड फ्रॉम एन एसोसिएट इज नॉट एन इनकम इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एज पर एज 23, क्योंकि हम लोग तो पूरा प्रॉफिट ही 2 लाख, समझो ना 2 लाख का प्रॉफिट था, हम लोग तो पूरा 30% अपना P&L में लिख ही लिए थे बाबा। उसके बाद इसी 2 लाख में से डिविडेंड अगर मिला तो फिर हम लोग दोबारा P&L में कैसे लिखेंगे? हम लोग को तो इन्वेस्टमेंट को ही कम करना पड़ेगा। तो ये 3 बड़ा बड़ा पैराग्राफ है। पैराग्राफ 1, इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो, गुडविल निकाल के इनर कॉलम में लिख लो, कैपिटल रिजर्व आया तो भी इनर कॉलम में लिख लो। 2, उसके बाद एसोसिएट जितना प्रॉफिट लॉस अर्न करेगा अपना हिस्सा निकाल लो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो गिरा दो, प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, लॉस होगा इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। 3, उसके बाद एसोसिएट जितनी बार भी हम लोगों को डिविडेंड पे करेगा हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। एंड 4, अगर एसोसिएट कंपनी को, यहां पे जगह खत्म हो गई तो मैं नीचे जा रहा हूं, अगर एसोसिएट कंपनी को मान लो कोई दूसरा तरह का प्रॉफिट हुआ, दूसरा तरह का प्रॉफिट मतलब से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ और उसका बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व आया 2 लाख रुपया का, तो आपको क्या करना है, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है एसोसिएट कंपनी का P&L वाला, जो पैट वाला, उसको तो हम लोग कंसोलिडेटेड P&L में ऐड कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रॉफिट हुआ जो P&L के थ्रू से नहीं होता, डायरेक्ट इक्विटी में घुसता है, तो उसका भी 30% निकलता है और उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। पर क्रेडिट जो हम लोग करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में टू रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही करेंगे। मान लो कैपिटल रिजर्व 2 लाख आया एसोसिएट की बुक्स में, तो आपको 60,000 रुपीज निकाल करके इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व लिख देना पड़ेगा 60,000। कहने का मतलब है जैसे जैसे एसोसिएट कंपनी का नेटवर्थ बढ़ेगा, चाहे प्रॉफिट के कारण बढ़े, चाहे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के कारण बढ़े, चाहे कैपिटल प्रॉफिट के कारण बढ़े, इन्वेस्टमेंट हम लोगों को वैसे वैसे करके बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट P&L के कारण अगर बढ़ा तो हम लोग कंसोलिडेटेड P&L में प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट लिखेंगे, और बाकी किसी कारण से अगर बढ़ा तो डायरेक्टली उसी नाम से रिजर्व को ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्रेडिट कर देंगे। ये मेन 4 पैराग्राफ है जो एज 23 को समअप कर देता है। हम लोग बाकी जो बुक में लिखा उसको रीडिंग करेंगे। एक 5वां पैराग्राफ है कि मान लो आपने पहली बार में एसोसिएट को 2 लाख रुपया में लिख दिया, 2 लाख था कि 4 लाख था रे, 4 लाख रुपया में, हाँ 4 लाख में परचेज किए थे ना, 4 लाख में लिख दिया। आपने गुडविल भी 1 लाख रुपया निकाल लिया, हो गया। उसके बाद से एसोसिएट कंपनी को लॉस होने लगा। मान लो पहला साल ही उसको हुआ 8 लाख रुपया का लॉस, तो अपन 8 लाख का लॉस 30% 2,40,000 अपने P&L में लिख लिए, कंसोलिडेटेड P&L में लिख लिए, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर के 1,60,000 हो गया। करना है फिर अगले साल उसको फिर से 6 लाख रुपया का लॉस हो गया एसोसिएट को, तो आप 6 लाख का 30% लिखोगे 1,80,000। अभी क्या प्रॉब्लम होएगा सोचो तो, जैसे आप 1,80,000 रुपया का लॉस लिखोगे इन्वेस्टमेंट विल बिकम नेगेटिव। ये 160 माइनस 180 इज -20, वो नहीं होने देना है। इन्वेस्टमेंट को जीरो में ले जाके रोक देना है। क्या बोला, फिर से बोलो, इन्वेस्टमेंट को जीरो में ले जाके रोक देना है। और ये दिमाग में रखना कि भाई 20,000 का लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जो कि मेरे हिस्से का लॉस था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, एसोसिएट से मेरे को मिला था, हम लिखे नहीं थे। सब्सिक्वेंटली जब एसोसिएट को प्रॉफिट होगा तो हम लोग वैसे 30% करके प्रॉफिट लिखेंगे, लेकिन पहले 20,000 रिकवर करने के बाद का प्रॉफिट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे इस केस में हम लोगों ने कर लिया ये वाला काम, 20,000 का प्रॉफिट हम लोग लॉस हम लोग नहीं लिखे। अब अगला साल एसोसिएट को मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख का प्रॉफिट में हम लोग का हिस्सा 30,000 है। पहले 20,000 का लॉस जो हम लोग नहीं लिखे थे उसको एडजस्ट किया जाएगा। बाकी जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग लिख करके इन्वेस्टमेंट को 10,000 से बढ़ा देंगे, प्रॉफिट 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो सर याद अगर आ रहा है तो ये सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट के केस में हम लोगों ने एज 21 में ऐसा ही चीज सीखा था, करेक्ट। वही चीज एज 23 में एसोसिएट के लिए रेलेवेंट है। लॉस अगर एसोसिएट को होता है तो ये ऐसे ही ट्रीटमेंट करके देना है। तो बेसिकली कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट के ये मेन 5 पैराग्राफ है। मैं पहले आपके साथ बुक रीडिंग करता हूं और आप मेरे साथ चलो, ये सारा डिस्कशन को 1 बाय 1 करते हैं। इक्विटी मेथड पैरा 1 2 का ए,
In the consolidated balance sheet, investment in associate will be recorded as per equity method. B. Initially, investment will be recorded at cost. Immediately, goodwill or capital reserve will be computed. However, this goodwill or capital reserve will not be shown in the balance sheet outer column. It will be included in the carrying amount of investment. वो 4 लाख के अंदर ही इंक्लूडेड है वो 1 लाख का गुडविल. हम लोग 10 लाख का 30% स्टेक खरीदे थे, याद हो तो वो गुडविल 4 लाख के अंदर 1 लाख इंक्लूडेड है, हम लोग इन्वेस्टमेंट में ही दिखा के रखेंगे. However, it is shown separately in the notes on accounts. Thereafter, if any dividend is received, any dividend is received from the associate, it will be deducted from the carrying amount of investment. हम लोग ये नहीं देखेंगे कि डिविडेंड प्री, थोड़ा चाय भी पीता हूं, कि डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड है या पोस्ट एक्विजिशन, कुछ नहीं, सीधा इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे. नेक्स्ट, देयरआफ्टर द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द एसोसिएट, जो 2 लाख का प्रॉफिट का 30% हमारा स्टेक था, एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूं, विल बी रिकॉर्डेड इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा. ई नंबर, मेन पैराग्राफ यहां पर खत्म हो जाता है. ई और एफ दो ठो. When associate reports losses, the investor will include its share of loss by decreasing the carrying amount of investment. If the share of loss exceeds the carrying amount of investment, जो मेरे केस में हुआ 1,60,000 का carrying amount of investment था, loss 180 मिला, we will record the loss until the investment becomes zero. हम लोग 160 तक ही लॉस लिखेंगे. No future losses will be recorded. When associate subsequently reports profit, जो उसको 1 लाख का नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था, we will start recording our share of profit only after earlier loss which we are not recognized or recovered. याद होगा हमने 1 लाख का 30,000 का प्रॉफिट नहीं लिखा, 20,000 का लॉस पहले एडजस्ट कर लिए, जो हम लोग पहले नहीं लिखे थे, तो 20,000 का प्रॉफिट भी नहीं लिखेंगे, सीधा 10,000 का प्रॉफिट लिखेंगे. एफ नंबर पैरा, If an associate earns any other type of profit loss, जो मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का नाम बोला, which does not go through profit and loss but directly goes to the balance sheet like RRCR etc. Investors' share in those reserves will also be included in the same manner but by crediting the respective reserves, क्योंकि उसको आप P&L में क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो रिवैल्यूएशन रिजर्व या कैपिटल रिजर्व है, सीधे बैलेंस शीट का आइटम है. जी नंबर, डिक्लेयर्ड डिविडेंड फ्रॉम द एसोसिएट विल नॉट बी कंसीडर्ड एट ऑल. डिविडेंड हमको मिलेगा तो ही हम बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, सीधा बैंक टू इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो. वो डिक्लेयर किया डिविडेंड हमको कोई मतलब नहीं है, वो अपना बुक्स में लिखता रहेगा डिक्लेयर डिविडेंड का अकाउंटिंग. देयर विल बी नो लाइन बाय लाइन एडिशन एंड नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट. आपने देखा जब इक्विटी मेथड यूज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट ही हमारी बैलेंस शीट में रह रहा है, तो हम लोग एसोसिएट कंपनी का असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस ये सब ऐड लेस नहीं करेंगे, ये सब लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट डिस्कशन में नहीं आएगा. नेक्स्ट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन क्या होता है एज 21 में हम पढ़ा चुके हैं, खाली एज 23 में क्या करना है सुन लो. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन भूल जाओ, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है, ठीक है. अगर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, हमने उसको बेचा, ए ने बी को माल बेचा या बी ने ए को माल बेचा, उस माल के अंदर अगर प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसका 30% निकाल लो. मैंने 30% का एग्जांपल लिया हूं बोल के 30 बोल रहा हूं. 40% अगर मेरा स्टेक रहेगा तो 40% निकालेंगे, उसका 30% निकाल लो. निकाल करके इन्वेस्टमेंट गिरा दो और प्रॉफिट गिरा दो, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस एलिमिनेट होगा. और प्रॉफिट लॉस जब गिरेगा तो साथ में इन्वेस्टमेंट को गिराना होगा. आप रिस्पेक्टिव एसेट को नहीं गिराएंगे, इन्वेस्टमेंट को गिराएंगे. ओके, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन विल बी डन टू द एक्सटेंट ऑफ आवर शेयर. फॉर एग्जांपल मान लो स्टॉक के अंदर 4,000 का प्रॉफिट था, तो 4,000 का 30% 1,200 रुपया, 1,200 रुपया हम लोग इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में और प्रॉफिट लॉस को कम कर देंगे. देखो, टू दी एक्सटेंट ऑफ 1,200 रुपया, 12,000 निकल रहा है, 1,200, 4,000 का प्रॉफिट रहेगा, 30% 1,200, थोड़ा ये मिस्टेक खुद संभाल लेना. बाय रिड्यूसिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी डन फॉर बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट, म्यूचुअल सेट ऑफ नहीं होगा, डेटर क्रेडिटर नहीं होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन एडिशन ही नहीं हुआ तो डेटर क्रेडिटर का म्यूचुअल सेट ऑफ कैसे होगा. अलाइनमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज,
मान लो एसोसिएट कंपनी बी लिमिटेड का अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, तो बिफोर यूजिंग दिस AS23 आपको एसोसिएट को बोल देना पड़ेगा कि भाई एक नया बैलेंस शीट, नया पीएल बना दो एज पर माई अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जैसा एग्जैक्टली आपने AS21 में देखा था वही काम आपको AS23 में कर लेना है। एसोसिएट एक नया बैलेंस शीट पीएल बना देगा, कंसोलिडेशन यानी इक्विटी मेथड का यूज यानी AS23 उसके बाद होगा। तो if the associate uses different accounting policies, then the associate is required to prepare new set of financial statements as per the accounting policies of the investor. Consolidation will take place thereafter. Next, alignment of reporting date. अगर एसोसिएट दिसंबर में ईयर एंडिंग करता है और होल्डिंग यानी पेरेंट यानी इन्वेस्टर मार्च में ईयर एंडिंग करता है, तो पहले हम लोग एसोसिएट को बोलेंगे कि भाई तू अपना मार्च में ईयर एंडिंग करके एक नया बैलेंस शीट बना दे। उसी बैलेंस शीट को हम लोग कंसोलिडेशन पर्पस में यूज करेंगे। तो सर यही तो हम लोग AS21 में भी सीखे थे। यस, AS23 में भी सेम है। इफ एन एसोसिएट हैज डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट, देन इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ द इन्वेस्टर। कंसोलिडेशन, कंसिडरेशन लिखा हुआ है, कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस देयर आफ्टर। और M नंबर पॉइंट हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर एसोसिएट की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो पफेस आएगा उसी का 30% निकलेगा। लिखा मैंने, इफ द एसोसिएट हैज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वी विल फर्स्ट डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम द पैट एंड फाइंड पफेस। दिस पफेस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 30% टू फाइंड आवर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एसोसिएट वेदर और नॉट द प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो आप अगर देखेंगे ना, पहला ABCDEF के बाद GHIJKLM सब पैराग्राफ AS21 से इन्फ्लुएंस्ड है। बस इक्विटी मेथड समझना है। इन्वेस्टमेंट के रूप में ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रहेगा। एसेट लायबिलिटी का लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं होगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पिक्चर में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ता गिरता रहेगा अकॉर्डिंग टू द एसोसिएट्स प्रॉफिट्स लॉसेस। दैट्स इट। इक्विटी मेथड का डिस्कशन यहां पे कंप्लीट होता है। दो तीन छोटे छोटे पैराग्राफ, दे आर ऑल्सो वेरी सिमिलर टू AS21 हम डिस्कस करते हैं। एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेशन, क्या ऐसा कोई एसोसिएट है, या मान लो A लिमिटेड ने B लिमिटेड में 30% स्टेक खरीदा, लेकिन B लिमिटेड अगर B लिमिटेड के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट टेम्पोररी है, विद इन 1 साल में उसको बेच देने वाले हैं, तो फिर हम लोगों को AS23 लगाने का जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर AS23 नहीं लगाएंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कैसे लिखेंगे? जैसे AS13 में इन्वेस्टमेंट लिखते हैं ना, नॉर्मल AS13 लगा करके बस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे लिख दिया, कोई गुडविल शुडविल नहीं निकलेगा, कोई एसोसिएट का प्रॉफिट हम लोग ऐड नहीं करेंगे, सिंपल AS13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कर देंगे। तो अगर एसोसिएट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट है लेकिन एसोसिएट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन, डोंट वरी, इन्वेस्टमेंट के रूप में लिखा जाएगा। इक्विटी मेथड के जो A से M पैराग्राफ थे यूज नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट AS13 के हिसाब से कॉस्ट पे लिख दिया जाएगा। सर अगर करंट इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो जो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर AS13 में पड़ते हैं वैसे हो जाएगा। 2, अगर एसोसिएट इज ऑपरेटिंग अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन विच इंपेयर्स इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर द फंड्स टू द इन्वेस्टर, जो मैं बोलता था कि अगर मान लो एसोसिएट पाकिस्तान में बना हुआ है और पाकिस्तान एनिमी कंट्री डिक्लेयर हो गया, अब पाकिस्तान से इंडिया में फंड ट्रांसफर कभी होगा ही नहीं, तो ऐसा एसोसिएट को भी कंसोलिडेशन नहीं करने का है। सो 2 टाइप्स ऑफ एसोसिएट्स, 1 इज शॉर्ट टर्म एसोसिएट एंड 2 इज एसोसिएट इन पाकिस्तान। हम लोग उनको कंसोलिडेट नहीं करेंगे, AS23 यूज नहीं करेंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट की तरह रिकॉर्ड होगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज पर AS13 नॉट एज पर AS23। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ कि मान लो एक एसोसिएट है, हमने खरीदा 30% स्टेक, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग उसके अंदर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं। वही मान लो हम 4 लाख वाला इन्वेस्टमेंट था, अब बढ़ करके वो 7 लाख हो गया है और 30% स्टेक ही है। अब मान लो हमने 5% स्टेक और खरीदा, तो क्या करना है? 5% स्टेक का मान लो हमने 1 लाख रुपया पेमेंट किया आज के दिन, तो कुछ नहीं, 1 लाख रुपया को 7 लाख में ऐड कर दो, कर दिए, और 1 लाख रुपया 5% का नया गुडविल निकाल लो आज के दिन के हिसाब से।
जैसे 30% का निकाले थे ना, वैसे ही इन्वेस्टमेंट माइनस प्रोपोर्शनेट इक्विटी करके गुडविल निकाल लो, और उस गुडविल को, उस वाली गुडविल जो 1 लाख की गुडविल पुराने वाली थी ना, उसमें ले जाकर के ऐड करके इनर कॉलम में दिखा दो, दैट्स इट। तो फिर सेम ही तो काम करना है जो शुरू में 30% के लिए किए थे। आंसर इज यस। डिस्कशन में डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, पर आपके क्वेश्चन नहीं आता बोलकर के आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। आइए 4 नंबर पैराग्राफ, एडिशनल स्टेक अक्वायर्ड। इफ द इन्वेस्टर अक्वायर्स एडिशनल स्टेक इन द सेम एसोसिएट, अमाउंट पेड, जो 1 लाख हमने नया पेमेंट किया, विल बी एडेड विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 7 लाख विल बिकम 8 लाख। एडिशनल गुडविल विल बी कंप्यूटेड फॉर दिस 5% स्टेक। मान लो 10,000 रुपया का आया, वो पुरानी गुडविल के साथ विल बी एडेड एंड विल बी शोन इन द ब्रैकेट ओनली। नाउ कम्स द लास्ट पैराग्राफ। मान लो हमारे पास एक एसोसिएट था, 4 साल पहले से था, और हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे थे उसका AS 13 के हिसाब से। कंसोलिडेशन मेरे को अलाउड ही नहीं था। अब मान लो आज से मेरे को बोला गया स्टार्ट अप्लाइंग AS 13, AS 23, यू हैव टू कंसोलिडेट योर एसोसिएट। तो क्या करना है? जब भी कोई AS पहली बार एप्लीकेबल होता है ना, तो आपने एक चीज देखा होगा, एक ट्रांजिशनल प्रोविजन की, भाई हम पुराने से नए में शिफ्ट हो रहे हैं तो ट्रांजिशनल काम करना है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला AS 23 के लिए, कि बोला आप एक काम करो, आपका 4 साल पुराना एसोसिएट है ना, पहले आप अपनी बैलेंस शीट में देख लो, एज पर AS 13 कुछ तो आप रिकॉर्ड किए होंगे, वो आपकी बैलेंस शीट में कितना लिखा हुआ है। मान लो किसी ने बोला 4 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4 साल से AS 23 लगा के रेट्रोस्पेक्टिवली आज मतलब जिस साल आपके ऊपर ये AS एप्लीकेबल हुआ 23, उसका फर्स्ट डे, माने अगर आपने ऊपर एप्लीकेबल हुआ 24-25 में, तो 1/4/24 को ये वाला काम करना है, 1/4/24 को, माइंड इट, फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो उसके हिसाब से AS 23 का रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन कर लो, गुडविल निकाल लो, निकाल लिए, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ गिराओ 4 साल तक जैसे करने बोले थे। सर करके आया बैलेंस शीट में 7 लाख रुपया। तो सर अभी तो अपनी बैलेंस शीट में 4 लाख में लिखा हुआ है ना, अब आपको 7 लाख में लेकर के जाना, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करना है। कर दिए सर। 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को बढ़ाना है, बढ़ा दिए सर। क्रेडिट किसको करेंगे? आंसर इज रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो सरप्लस होता है ना, उसमें जाकर के ऐड कर दो। सर करंट ईयर के P&L में नहीं होगा? नहीं, कोई भी ट्रांजिशनल प्रोविजन का एडजस्टमेंट करंट ईयर P&L में नहीं होता, रिटेन्ड अर्निंग में होता है। तो सर फिर तो इन्वेस्टमेंट पूरा AS 23 के हिसाब से वापस आ गया, वही तो करना है। ट्रांजिशनल प्रोविजन कहता है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होगा। और करेंट ईयर का जो 24-25 का प्रॉफिट है, मान लो उसने 2 लाख रुपया कमाया, तो उसका 30% निकाल करके इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दीजिए करेंट ईयर में। करेंट ईयर विल बी नॉर्मल AS 23, 1/4/24 यानी बिगिनिंग में ही हम लोग रीस्टेट कर देंगे। आइए पढ़ते हैं। ऑन द फर्स्ट डेट 1/4/24 व्हेन दिस AS बिकम्स एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर टू कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज इफ इक्विटी मेथड वाज अप्लाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, 4 साल पहले से रेट्रोस्पेक्टिवली। कंपेयर दिस अमाउंट विद द बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 7 लाख को 4 लाख से कंपेयर, एडजस्ट द डिफरेंस विद रिटेन्ड अर्निंग्स एंड फॉलो AS 23 इन द करेंट ईयर एज यूजुअल। सो बच्चों AS 23 कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट, इक्विटी मेथड एप्लीकेशन कितना इजी है आपने देखा। अगर मान लो मैं एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने डालता हूं कि भाई 1/4/20 सेम फिगर देता हूं, 1/4/21 को हमने एक सब्सिडरी में एसोसिएट में 30% स्टेक खरीदा 4 लाख रुपया दे करके, उसके बाद एसोसिएट ने 2 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाया और 1 लाख रुपया का डिविडेंड दिया, तो 2 लाख का जो प्रॉफिट कमाया 60,000 रुपीज वो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, और 1 लाख का जो 30% डिविडेंड हमको मिला वो इन्वेस्टमेंट से कम हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी बैलेंस शीट में आ जाएगा 4,30,000। ऐसा एक कैलकुलेशन का सम अपने आ सकता है। साथ में अगर बोल दिया कि एसोसिएट कंपनी को 60,000 रुपीज का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, तो 18,000 रुपया और ऐड कर दो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का, 430 विल बिकम 4,48,000। इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर 4,48,000 हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट निकालने का ही सम है, और इसमें ज्यादातर करके इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट निकालने ही बोला जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। दिस इज हाउ वी डू कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट। दिस इज हाउ
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 इज यूज्ड, इक्विटी मेथड इज यूज्ड. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर. बाकी सारे सम्स आप बुक से कर लेना, जो मेरे क्लास वर्क के सम्स है, होमवर्क के सम्स है, वो आप बुक से कर लेना. चलो बाय बाय.